स्वागत है आप सभी का द लिविंग वर्ल्ड का ये पार्ट 2 है। इससे पहले इसका पार्ट 1 आ चुका है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले आप उसको देख लेना, तभी आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहेंगे। और इसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी। तो पहले आपको उस वीडियो को जरूर देखना है और उसी के बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना है, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर रहेंगे। तो आई होप आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में। तो कॉन्शियसनेस क्या है? एक टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड है पर मोस्ट ऑब्वियस फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। यानी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा तो है, पर हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये देखने के लिए मिलता है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द अवेयर ऑफ इट्स सराउंडिंग। कॉन्शियसनेस इस एबिलिटी को दर्शाता है कि वो अपने सराउंडिंग से अवेयर है। अब वो अवेयर दो तरीके से हो सकता है, या सेंसेस से या रिस्पॉन्स से। सेंस यानी इन्वायरमेंट के चेंज को वो सेंस कर पा रहा है। सर्दी हो रही है तो उसे पता चल रहा है, गर्मी हो रही है तो उसे पता चल रहा है। तो दूसरा आता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट स्टिमुली। अब इन्वायरमेंट स्टिमुली तीन तरह के होते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो ये तीन तरह के इन्वायरमेंट स्टिमुली होते हैं। फिजिकल स्टिमुली के अंदर आता है लाइट, यानी सनलाइट से इसका मतलब है। केमिकल में एसिड्स और बेसिस के बारे में बात करेंगे। और बायोलॉजिकल में आता है ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये तीन तरह के स्टिमुलीज होते हैं, यानी रिस्पॉन्स होते हैं इन्वायरमेंट में जो हम करते हैं। अब वहीं अगर हम नीचे बात करें तो यहाँ पे आता है फोटो पीरियड्स अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ एनिमल एंड प्लांट। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फोटो पीरियड क्या होता है। तो फोटो पीरियड होता है लाइट का ड्यूरेशन। लाइट के ड्यूरेशन को ही फोटो पीरियड कहते हैं। कौन सी लाइट? सनलाइट। तो ये जो सनलाइट होती है यानी फोटो पीरियड्स होता है, ये अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन को। किसके अंदर? सीजनल ब्रीडर्स के अंदर। अब सीजनल ब्रीडर्स बोथ होते हैं, प्लांट में भी होते हैं, एनिमल में भी होते हैं। एनिमल में कैसे होता है? जैसे एनिमल गेट टू नो अबाउट चेंज इन सीजन बाय सेंसिंग द रिलेटिव ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। तो एनिमल्स के अंदर कैसे होता है? उन्हें पता चल जाता है कि अब क्या है, सीजन चेंज हो गया। कैसे पता चलता है उनको ये सब? उन्हें सनलाइट की ड्यूरेशन से पता चलता है। यानी सूरज आना जब बंद कर देता है तो एनिमल्स जैसे डॉग्स होते हैं, अब देखते होंगे सर्दियों में जब सूरज आना बंद हो जाता है या कम हो जाता है तो उस टाइम उनकी दोस्ती ज़्यादा ही होने लग जाती है। तो ये एक एग्जाम्पल है सीजनल ब्रीडर का। ठीक है, तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि एनिमल्स में भी क्या होता है, फोटो पीरियड इफेक्ट करता है सीजनल ब्रीडर्स को, और प्लांट में भी। अब प्लांट में कैसे करता है? तो प्लांट शो फ्लावरिंग बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। अब जब सनलाइट का ड्यूरेशन ज़्यादा होता है तो प्लांट क्या करता है? वो करता है अपने फ्लावर्स को ग्रो करता है। ठीक है, तो फ्लावर्स को अगर वो प्लांट ग्रो कर रहा है तो फ्लावर्स क्या होता है? एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, तो रिप्रोडक्शन टेक प्लेस कर पाती है। तो यही बात है। ठीक है, आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अब आप कॉन्शियसनेस तो ईजिली समझ गए होंगे। तो इन्हीं कारणों की वजह से कॉन्शियसनेस क्या है? एक डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि ये हर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने के लिए मिलता है। हर कोई ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? इन सेंस करते हैं इन्वायरमेंट चेंज को, या रिस्पॉन्स करते हैं इन्वायरमेंट स्टिमुली को। ये हर कोई करता है। यानी ये 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं और 0% नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसी के कारण से ये क्या है? ये एक डिफाइनिंग फीचर है। अब हम बात करेंगे सेल्फ कॉन्शियसनेस की। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कॉन्शियसनेस टूवर्ड्स इटसेल्फ, यानी हमें खुद के बारे में कॉन्शियस है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम कभी भी कहीं बाहर जाते हैं तो ये देखते हैं कि हमने अच्छे कपड़े पहने या नहीं पहने। तो हम देखते हैं ना कि हमने अच्छे कपड़े पहने नहीं पहने। अगर वहीं कोई हम किसी एनिमल्स की बात करें तो एनिमल थोड़ी ना देखता है कि जब उसे बाहर जाना होता है कि अपने कपड़े कैसे पहने, ये सब थोड़ी ना देखते। वो तो कपड़े भी नहीं पहनते, क्योंकि वो अपने बारे में अवेयर नहीं है। वो अपने बारे में उतना नहीं सोचते जितने ह्यूमन सोचते हैं। तो ह्यूमन्स आर सेल्फ कॉन्शियस। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं? अपने बारे में सोचते हैं। वो अपने बाल ठीक करते हैं अपने। जैसा आपने किसी बंदर को देखा है बाल ठीक करते हुए, या किसी भैंस को देखा है कि आज मैं फेयर एंड लवली लगा देती हूँ, तो ऐसा नहीं होता ना उनमें, क्योंकि वो ये सब नहीं सोचते। वो अपने बारे में अवेयर नहीं है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ओनली सोन बाय ह्यूमंस। तो ये ह्यूमंस में ही सोन होता है, एज ह्यूमंस आर अवेयर ऑफ देमसेल्फ, क्योंकि ह्यूमंस ही हैं जो खुद के बारे में अवेयर हैं। अब आप कहेंगे जो पेशेंट्स होते हैं, जो कोमा में होते हैं, वो थोड़ी ना अपने बाल बनाते हैं, या वो थोड़ी ना अपने आप में सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। तो ऐसे में तो वो भी सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। तो दोस्तों हाँ, उस कंडीशन में वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं होते, वो ब्रेन डेड होते हैं। ठीक है, पेशेंट लाइंग इन कोमा विथ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस आर लिविंग। पर वो लिविंग होते हैं। इस बात को ध्यान रखना, जो कोमा में होता है वो लिविंग होता है, बस वो ब्रेन डेड हो जाता है, यानी उसका ब्रेन फंक्शनिंग करना बंद कर देता है। अब ऐसा भी नहीं है कि वो पूरी फंक्शनिंग बंद कर रहा है, मतलब कॉन्शियसनेस उसकी, सेल्फ कॉन्शियसनेस उस आदमी की खत्म हो जाती है, पर उसके अंदर के जो फंक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिज्म फंक्शंस, वो वर्क कर रहे होते हैं काफ़ी। इसीलिए बाद में कोमा के बाद भी इंसान रिकवर हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला कि ये पेशेंट लाइंग जो होता है वो क्या लिविंग है या नहीं, या क्या है वो, ये सारे क्वेश्चन इसके बारे में बनते हैं। तो इस बात को भी ध्यान देना। अब आप बताइए, क्या सेल्फ कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर होगा? क्या ये 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है? तो पहला जवाब तो यहीं से ही आ जाता है कि ये 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं है। तो इसीलिए ये एक डिफाइनिंग फीचर तो नहीं है। ठीक है, और ह्यूमन के अंदर भी एक्सेप्शन है। जब हम बात करेंगे पेशेंट लाइंग इन कोमा, तो वहाँ पे वो ब्रेन डेड हो जाते हैं, उसकी वजह से वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं रहते। तो इसीलिए यहाँ पे नोट डाल के भी अलग से लिखवाया है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में। और ये मेटाबॉलिज्म का है ऊपर, जो हमने पिछले पार्ट में कर चुका है। तो अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो एक बार प्लीज़ देख लेना। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इंट्रैक्शन एंड इमरजेंस के बारे में। अब इंट्रैक्शन और इमरजेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ऑल लिविंग फिनोमिनास आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शन। हर कोई लिविंग फिनोमिना इंटरेक्शन की वजह से ही है। चलिए मैं आपको इसे एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले एक बार इमरजेंस की भी डेफिनेशन यहीं पढ़ा देता हूँ ताकि आपको और इजीली दोनों एक साथ समझ आ जाए। ठीक है, तो इमरजेंस क्या है? इंटरेक्शन एट लोअर लेवल ऑलवेज गिव राइज टू इमरजेंस या एडवांस प्रॉपर्टीज एट हायर लेवल। तो अब आप समझिए कि जब भी इंटरेक्शन होता है तो एक नया जो चीज़ बनती है, वो न्यू जो इमर्ज होती है, वो हमेशा क्या होती है? पिछले वाले से ज़्यादा एडवांस होती है। ठीक है, और फिर जब ये लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो ये जो बनते हैं, इसके बाद जो बनता है यहाँ पे, ठीक है, जो भी यहाँ पे फॉर्मेशन होगी वो इस वाले से भी ज़्यादा क्या होगा? इस वाले से भी ज़्यादा एडवांस होगा। तो यही बात इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले थे बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स से जब उनने इंटरेक्ट किया तो उनने ऑर्गेनिल्स बनाए। ऑर्गेनिल्स जो हुए वो एडवांस हुए बायोमोलिक्यूल्स से। जब बायोमोलिक्यूल्स का आपस में इंटरेक्शन हुआ तो उन्होंने सेल्स बनाया, और ये जो सेल्स थे वो और ज़्यादा एडवांस हो गए ऑर्गेनिल्स से। अब ऑर्गेनिल्स से ज़्यादा एडवांस हमारे सेल बने। अब जब सेल्स ने आपस में इंटरेक्शन किया तो उनने टिश्यू बनाया, और टिश्यू हम सभी जानते हैं वो एडवांस होते हैं सेल्स से। तो ऐसे ही करते करते चैन आगे बनी। तो इसीलिए यहाँ पे भी लिखा गया है कि इंटरेक्शन क्या है? ऑल लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइंग ऑफ इंटरेक्शन। हर जो भी लिविंग फिनोमिना है वो अंडरलाइंग है बाय इंटरेक्शन, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब आप खुद ही देखिए कि इंटरेक्शन नहीं होगा तो क्या बायोमोलिक्यूल्स जो थे वो ऑर्गेनिल्स बनाते? बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल होता। तो हर किसी के अंदर इंटरेक्शन और इमरजेंस होता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आखिर डेफिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आखिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन क्या है? तो दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरेक्टिंग सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्सिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली। तो ये होती है डेफिनेशन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे ये तो बड़ा टफ हो गया, तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी यहाँ पे मैं लाया हूँ। जैसे है राइस, इसका आर डिनोट करता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुली से, आई डिनोट करता है इंटरेक्टिव सिस्टम से, एस डिनोट करता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग से, और ई डिनोट करता है इवॉल्विंग से, और एस डिनोट करता है सेल्फ रेगुलेटिंग से। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन। और कई बार इनसे एमसीक्यूज बन जाते हैं, तो इसको एक बार ढंग से पढ़ लेना, इस डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लेना, या सच बोलूँ तो रट लेना इसे, बिल्कुल ठीक है, अच्छे से इसे रट लेना। चलिए अब हम और आगे बात कर लेते हैं, व्हाट इज लिविंग। अब चैप्टर ना रियल बात करें तो चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो लिविंग वर्ल्ड इंक्लूड मिलियंस ऑफ स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक दैट ऑफ प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग वर्ल्ड के अंदर ना मिलियंस ऑफ स्पीसीज हमें देखने के लिए मिलती हैं, प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स की। ठीक है, अब ये कितनी मिलियंस है इसके ऊपर सवाल बन जाता है। तो 1.7 टू 1.8 मिलियन होती है। यानी अगर हम बात करें नॉर्मल तो ये होती है 17 लाख से 18 लाख। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, हम सभी जानते हैं 1 मिलियन यानी 10 लाख। ठीक है, इस तरह से आप इसे याद रखना। तो आगे बात करें तो व्हेन वी इंक्रीज आवर एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट वी विल फाइंड इन लार्ज एरिया विल ऑल्सो इंक्रीज। अगर हम अपना एरिया बढ़ा देना, अगर हम ऑब्जर्व करने का एरिया बढ़ा दें तो हमारा नंबर ऑफ स्पीसीज जो प्रेजेंट हैं वो भी बढ़ जाएंगी। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, एरिया 1 में था क्या, स्मॉल एरिया था, तो स्पीसीज हमें कम मिली। पर एरिया 2 में ज़्यादा बड़ा लार्ज एरिया हो गया तो यहाँ पे हमें ज़्यादा स्पीसीज देखने के लिए मिली। ठीक है, तो अब आगे बात करें तो न्यू स्पीसीज आर ऑब्वियसली फाउंड व्हेन वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज बट आर फाउंड इवन व्हेन वी एक्सप्लोर ओल्ड एरियाज। तो ये वाला पॉइंट हमसे ये एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर ये ज़रूरी नहीं है कि हम नए जगह को ही एक्सप्लोर करते रहें, नई नई जगह जाते रहें तभी हमें नई नई स्पीसीज मिलेंगी। अगर हम अपनी पुरानी जगह को भी अच्छे से और 3-4 बार एक्सप्लोर करें तो हमें वहाँ पे भी कुछ न्यू स्पीसीज मिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। अब हम आगे बात कर लेते हैं। एवरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वी सी रिप्रेजेंट अ स्पीसीज। हर अलग अलग तरह का ऑर्गेनिज्म जो भी हम देख रहे हैं वो क्या है, रिप्रेजेंट एक स्पीसीज को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। एंड वी हैव नोन एंड डिस्क्राइब, यहाँ पे आ गया ना 1.7 टू 1.8 मिलियन, यहीं पर ही लिखा है 17 से 18 लाख स्पीसीज टिल नाउ। हमने इतनी ज़्यादा स्पीसीज को अभी तक डिस्कवर कर लिया है, और इसी चीज़ को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। यही है बायोडाइवर्सिटी। एक स्पीसीज के अंदर भी कितने सारे मिलियंस में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वहीं पर स्पीसीज खुद इतनी मिलियंस में। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि ये कितने बड़ा नंबर होता है। ठीक है, अब हमने इतने सारी स्पीसीज तो फाइंड कर लिया, पर अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी होने लग गई। वो प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो जितनी भी सारी स्पीसीज थी वो क्या हो रही थी, या तो उसे हम लोकल भाषा से बोल रहे थे उनका नाम, या वर्निकुलर नेम उनको दिया जा रहा था, विच आर वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब ये जो नाम थे वो क्या कर रहे थे, अलग अलग जगह में बदल रहे थे। जैसे आम को भी अलग अलग जगह में अलग अलग चीज़ कहते हैं। तो इंडियंस जो होते हैं यूजुअली आम बोलते हैं, और कोई दूसरी कंट्री में जाओ तो वो मैंगो बोलते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है, एक ही चीज़ के अलग अलग नाम होते हैं, और इसी कारण की वजह से क्या हुआ, कन्फ्यूजन हमारे सामने पैदा होने लग गई। जैसे आप इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं कि कैलोट्रॉप्स को राजस्थान में आक कहते हैं, हरियाणा में अकाडा कहते हैं, और मध्य प्रदेश में से क्या कहा जाता है, माद्रा। तो ये अलग एक ही चीज़ के अलग अलग नाम हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब इसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम हो रहा था।
तो उनको अवॉइड करने के लिए स्टैंडर्डाइज कर दिया गया, यानी उन सभी को एक ऐसा नाम दे दिया गया जो हर जगह लागू हो। ठीक है, हर एक हिस्से में, दुनिया के, वर्ल्ड के हर एक कोने में वो नाम स्टैंडर्डाइज हो। इज इम्पॉर्टेंट सो दैट ऑर्गेनिज्म सेल्स नोन इन सेम नेम ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ठीक है, वही बात इनने यहाँ पे कही है। और इसी प्रोसेस को, यानी किसी का नाम रखने के प्रोसेस को ही नोमेनक्लेचर कहा जाता है। पर यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम रखने से पहले हमें उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम जब तक उसे डिस्क्राइब नहीं करेंगे तब तक हमें खुद नहीं पता चलेगा कि वो है क्या। तो पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेम रखने से पहले उसको डिस्क्राइब करना जरूरी होता है, और जो प्रोसेस होती है डिस्क्राइब करने की उसी को आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। अब अलग अलग अथॉरिटीज़ बनी है अलग अलग चीज़ों का नाम रखने के लिए, जैसा आप इस टेबल में देख सकते हैं। ऑर्गेनिजम्स में अगर हम बात करें तो प्लांट, एनिमल्स, बैक्टीरिया, वायरस, कल्टीवेट प्लांट्स, इन अलग अलग चीज़ों के अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं जो नाम रखती है। ठीक है, तो इनके बारे में सवाल बन जाता है कई बार, तो इनको एक बार अच्छे से कर लेना। मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो प्लांट की बात करें तो प्लांट के लिए कौन सी अथॉरिटी है, तो इनके लिए है ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। एनिमल की बात करें तो ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बैक्टीरिया का कौन नाम रख सकता है, तो उसका जो नाम रखता है या रख सकता है वो है ICNB, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। और वहीं बात करें हम वायरसेस की, तो इसका जो नाम रखता है वो है ICVN, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये सारे आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। अगर हम बात करें कल्टीवेटेड प्लांट की, तो ICNCP ये वाली अथॉरिटीज़ का नाम लिखती है। ICNCP की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। ठीक है, ये भी इजी है, आप सभी को इजीली ये नाम याद हो जाएंगे। तो चलिए अब आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अब ये जो आगे का टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसको हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, कल ये इसके ऊपर वीडियो आएगी और ज़रूर से आएगी। तो अगर आप कुछ दिनों बाद आए हैं तो आप इस वीडियो को देख लेना, वरना आप अगर चाहें तो आप IUPAC के नोमेनक्लेचर को भी सीख सकते हैं। अगर आप IUPAC का नोमेनक्लेचर सीखना चाहते हैं तो आप हमारी राइट वाली वीडियो में क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर आप सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो आप लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बाकी बातें करते हैं वहीं पे।